जय हिंद। मैं रविता नागवंशी, माध्यमिक शिक्षक, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार के मंच पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आज के लाइव में आदरणीय हमारी विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय राज पुनिया जी हिसार से, और नेशनल मॉडरेटर हरियाणा से, और पर्यावरण प्रेमी कल्पत्रु संस्थान से मैम का मैं मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और मंच के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर सौदान सिंह तरार सर एवं सभी हमारे नेशनल मॉडरेटर और हमारे साथ जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े हुए हैं, उन सभी को आप सभी माइक म्यूट कर दीजिए। जयश्री माइक म्यूट कर लो। ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात रखना चाहूंगी। मंच के संस्थापक आदरणीय सौदान सिंह तरार सर जी, आईसी स्पेशलिस्ट, अफ्रीका से, मूलतः भारतीय। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मंच हम सभी के लिए आयोजित किया है, और हम सभी को समय समय पर बोलने का अवसर प्रदान करते हैं। सभी छोटे से लेके बड़े बुजुर्गों तक सभी को अपने विचार रखने के लिए इतना अच्छा मंच हमें प्रोवाइड कराया हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और साथ ही सभी राज्यों के नेशनल मॉडरेटर एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं समाज से जुड़े हुए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एवं विद्यार्थियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं उनका स्वागत करती हूँ कि वे भी समय समय पर अपने विचार इस मंच पर आकर साझा करते हैं और इस मंच को सुचारू रूप से निरंतर चलाते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कई हफ्तों से इस मंच पर एक नए विषय पर चर्चा चल रही है, जो कि है समाज की दशा और दिशा। हम सभी देख रहे हैं कि आज के परिवेश में हमारा समाज कई विसंगतियों के कारण अपनी दिशा को खो चुका है, दिशाहीन हो चुका है। या फिर यूं कहें कि आज रुख हो चला है, आज रुख हो चला है एक बार फिर से आगाज करने का। सामाजिक परिवेश दिशाहीन हो गई है। समय आ गया है समाज की दशा और दिशा पुनः बदलने का। तो हमें ये क्यों आवश्यकता हुई कि हम पुनः समाज के लिए सोचें, हमारे परिवेश के लिए सोचें, हमारे भारत के लिए सोचें कि क्यों हमारा समाज, हमारे संस्कार पतन की ओर जा रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मंच पर हमारे ही स्कूल की छात्राएं कुमारी प्रतीक्षा पांडे 12th क्लास से साइंस विषय की छात्रा हैं, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं, एवं जयश्री वीरांगना देवी गौड़, ये 10th क्लास की छात्रा हैं, ये भी हमारे ही स्कूल की छात्रा हैं। दोनों ने आज पार्टिसिपेट किया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप दोनों बच्चों को के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ और आपके साथ मुझे चर्चा करने का अवसर मिलेगा। वैसे तो रोज ही हम लोग शाला में जब भी मिलते हैं तो अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन और इतने सारे लोग आपको देखेंगे सुनेंगे और उस बीच आपके साथ चर्चा होगी। और एक छात्रा और हैं कोमल दोराला से, वे अभी जुड़ नहीं पाई हैं किसी कारणवश। जैसे ही वे जुड़ेंगी वे भी अपने विचार इस मंच पर रखेंगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार की मॉडरेटर आदरणीय राज पुनिया जी एवं साथ ही आज हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय मैम। जी रविता मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच पे बुलाया। और धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर सौदान सर का, जो और मंच के सभी नेशनल मॉडरेटर का जो आज एक अतिथि के रूप में मुझे बुलाया। बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे, नौजवान, आज का जो भविष्य है
अपने इतने अच्छे-अच्छे विचार लेके आते हैं और मैं अग्रिम शुभकामनाएँ देती हूँ बच्चों को। जैसे आप अपने विचार रखते हैं, भविष्य में भी आप ऐसे ही रहें और समय ज़्यादा नहीं लेते हुए क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है और राखी की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ और गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मंच पर स्वागत है और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप शुरू कर सकते हैं मैम। धन्यवाद आपका मैम। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएँ रक्षाबंधन की एवं स्वतंत्रता दिवस की पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कक्षा 12th साइंस से प्रतीक्षा पांडे। आप अपना माइक अनम्यूट करें, अपना परिचय दें, इसके बाद अपने विचार व्यक्त करें। प्रतीक्षा पांडे। जय हिंद मैम। मैं प्रतीक्षा पांडे कक्षा 12वीं की छात्रा साइंस से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहपुरा जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की छात्रा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार मंच के संस्थापक आदरणीय श्री सोदन सिंह तरार जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे काश लौट आए वे पुराने दिन विषय पर बोलने हेतु अवसर प्रदान किया एवं मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण को मेरा प्रणाम। अतः मैं आज काश लौट आए वे पुराने दिन पर अपना वक्तव्य रखना चाहती हूँ। काश लौट आए वे पुराने दिन, इस विषय पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैंने इनमें अपने बचपन को याद किया है कि वो दिन जब माता पिता लाड़ प्यार से हमें गोद में खिलाया करते थे। वो दिन बड़े ही सुहाने थे जब माँ बाप हमें सबके नाम से अन्न का एक एक निवाला खिलाया करते थे। वो पिताजी की साइकिल जिस पर हम बड़े ही चाव से सफर किया करते थे। कुछ समय बाद हमारे विद्यालय के दिन आए। विद्यालय के दिन आए जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। विद्यालय में प्रवेश लेने की वो खुशी आज भी याद है। बस्ते की कुछ किताबें देखकर पहली बार डर जाना मुझे आज भी याद है। आज भी याद है मुझे वो मेरी प्यारी बुआ जिन्होंने मुझे अपने पास रखकर पढ़ाया लिखाया। मुझे आज भी याद है उनके हाथ का भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन जो मुझे हर रोज उत्तेजित करता था विद्यालय जाने को। मुझे याद है वो शिक्षिका जिन्होंने मुझे अपने बच्ची की तरह पढ़ाया लिखाया। मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने मुझसे मेरा काम स्वयं कराया। उन्होंने मुझे गीत संगीत वार्तालाप हस्तकला दैनिक जीवन व्यवहार आदि चीजें सिखाई। मुझे याद है जब मेरे दादाजी विद्यालय की छुट्टी होने पर विद्यालय के गेट पर मेरा इंतजार किया करते थे। याद आते हैं वे पुराने दिन क्योंकि अब हम खुद घर जाते हैं। ना ही कोई गोद में उठाने वाला होता है, ना ही कोई विद्यालय के गेट पर इंतजार करने वाला होता है। वो दिन बचपन के जिन्हें मैंने खुलकर जिया। न चिंता थी आने वाले कल की, न चिंता थी जिम्मेदारियों की। आज हम दिन दिन भर पढ़ते हैं। याद आते हैं वे पुराने दिन क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। हमें चिंता है अपने आने वाली कल की। अब हम पर जिम्मेदारियों का बोझ है। वो जिम्मेदारियों का आज हम पर इतना बोझ है कि अब हम पुराने दिनों को याद करते हैं। हमें याद है वो पुराने दिन जब हमें ना ही कोई चिंता थी अपने आने वाले कल की। खाते थे, पढ़ते थे, रहते थे। बस आज दिन दिन भर पढ़ते हैं बस और कुछ नहीं हो पाता है। वो दिन जिन्हें मैंने खुलकर जिया। बचपन के वो दिन मैंने खुलकर जिए। अपने बचपन को कभी ना भूलें क्योंकि वो हमारे जीवन के कुछ ऐसे हसीन दिन होते हैं जिन्हें हम खुलकर जी पाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, आपने काफ़ी अच्छा बोला प्रतीक्षा पांडे। आप बहुत अच्छे से लिखती भी हैं और गाते भी बहुत अच्छे से हैं आप। आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, कई बार मैंने आपको सुना है। और आपने इसमें अपने बचपन की बहुत प्यारी-प्यारी यादों को इसमें साझा किया है और अभी के परिवेश में भी आपने
यह बताया कि अब वो चीज़ें नहीं रही हैं जो बचपन में हुआ करती थी। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप अपने विचार व्यक्त करते रहें और मंच पर आते रहें। आगे और भी प्रयास करें और भी बेहतरीन लिखें और बेहतरीन बोलें। आदरणीय राज मैम से मैं चाहूँगी कि वे आपके वक्तव्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। वक्तव्य बहुत अच्छा चुना था और जो वक्तव्य था इसी में कहीं न कहीं बहुत कुछ छुपा हुआ है। काश वो लौट आए वो दिन, काश लौट आए वो बचपन, काश। काश एक ऐसा शब्द है, बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा, जैसे-जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमें पीठ पे बिठाने वाला कोई नहीं होता। इस पीठ पे इतना वज़न आ जाता है कि हमारे ऊपर हमारा ही वज़न भारी पड़ने लग गया। कहाँ हम अपने बड़ों के कंधों पे बैठ के घर लौटते थे, ज़बरदस्ती हमें स्कूल में छोड़ के आते थे। आज खुद के कंधे इतने हैं भारी हो गए हैं कि हमारे से हमारा ही वज़न नहीं सँभल रहा है। इसीलिए बहुत ही इसका जो वाक्य है, काश लौट आए वो बचपन, इसी के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक चीज़ बोली कि क्यों सोचना पड़ रहा है? आज क्यों सोचना पड़ रहा है? इसीलिए सोचना पड़ रहा है, जो आज की जो भाग-दौड़ है, इसके अंदर कहीं न कहीं वज़न तो बहुत ज़्यादा है। इसी भाग-दौड़ में हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। किसके पीछे? सिर्फ़ मनी के पीछे, सुख-सुविधाओं के पीछे। जो हमारा सुख, परिवार के साथ जो मिलन है, उसको छोड़ते जा रहे हैं। और सबका एक ही कारण है, मोबाइल। जब से आपने देखा होगा मोबाइल चला है या मोबाइल पे बहुत सुविधाएँ आ गई हैं, उसके बाद हम इंसान बहुत दूर होते चले गए हैं। और जब मोबाइल नहीं था, हम पास में थे, मोबाइल दूर होता था। एक छोटा-सा सेंटेंस भी आता है और कई बार वाक्य लिखा हुआ था, जब टेलीफ़ोन का तार से जुड़ा हुआ होता था, तो हम अपनों से जुड़े होते थे। और जैसे ही टेलीफ़ोन से तार अलग हुआ, ऐसे ही हम अपने परिवार से अलग हुए। क्योंकि टेलीफ़ोन तार से जुड़ा होता, तो सारे के सारे एक जगह आके बातें करते थे। और आज उठाया फ़ोन, कोई छत पे है, कोई गली में है, कोई बालकनी में है, कोई कहीं है, कोई बाथरूम का पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं। तो काश वो कम से कम काश वो टेलीफ़ोन वाला ही सिस्टम हो जाए तो बड़ा अच्छा होए। पर मुमकिन नहीं है ये चीज़। हाँ, जैसे आपने कहा लौट आए काश वो बचपन, बचपन वाली चीज़ें आ सकती हैं, जो हमारे साथ हुआ, हम अपने बच्चों के साथ वो जीवन जी सकते हैं। इस पे हम कोशिश करते हैं क्योंकि एक जो हमारी साइंस जो है, हमारी बढ़ोतरी की तरफ है। हर चीज़ एक नई टेक्निक आती है, हर टेक्निक के साथ हमारे जो नए-नए टेक्निक आती हैं, उसी से हमारे पास बहुत सारी सी मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में या जो अब है समय, उसको हम अपने परिवार को जोड़ के रख सकते हैं, ये हमारे बस में है। तो थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छा बोला और थोड़ा-सा और इस पे आप थोड़ा-सा और ऐड करके इसको थोड़ा-सा लंबा कर सकते थे। फिर भी जितना आपने बोला, बहुत अच्छा बोला। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद मैम आपका, आपने बहुत अच्छा आकलन किया। प्रतीक्षा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी एक। यदि आपको वाक़ई में आपका बचपन एक बार पुनः लौटा दिया जाए, तो आप ऐसी कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप फिर से जीना चाहेंगी, वैसे करना चाहेंगी? और एक ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे आप सुधारना चाहेंगी? अनम्यूट करो माइक को। मैम, अगर मुझे बचपन फिर मिल जाता तो मैं अपने दादाजी को याद करूँगी और अपनी बुआ को याद करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छे से रखा, पढ़ाया-लिखाया। अब तो मेरे दादाजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसीलिए काश वो मिल पाते, पर वो नहीं मिलेंगे। काश काश शब्द ही होता है ऐसा कि काश वो मिल पाते, अब वो नहीं मिल पाएँगे। और मैं ये चीज़ सुधारना चाहूँगी
कि मैंने अपने बचपन में मैंने पढ़ाई की, मेरे अच्छे स्कोर्स आए, पर मैंने एक बात की कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई पे कब तक ध्यान दिया, जब तक मैं चौथी क्लास में थी। अगर वो बचपन फिर से लौट आएगा, 5वीं तक बचपन कहलाता है, 5वीं तक क्लास में है, मिडल में है, तो फिर बचपन ही कहलाता है। तो मैं वो 4th और 5th क्लास के नंबर सुधारना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरे नंबर बिगड़े थे, तो मेरे पिताजी को बहुत दुःख हुआ था। उनको ये दुःख हुआ था कि मेरी बच्ची कहाँ थी और कहाँ आ गई। मैं ये चीज़ सुधारना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया कि दादाजी जी, आप याद करना चाहेंगे, उनको वापस पाना चाहेंगे, पर वो अब नहीं है। लेकिन उनकी हाँ, यादें, उनके दिए हुए संस्कार आपके अंदर हैं और उन संस्कारों के रूप में वो हमेशा आपके पास रहेंगे। हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और बुआ जी तो हैं ही आपके पास, है ना? तो हाँ, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया और बचपन में जो हम कभी-कभी गलतियाँ कर देते हैं, उनसे हमें आगे सीख लेना है। उस समय वो समय तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी आप 12th क्लास में हैं, तो आप इतनी अच्छी पढ़ाई कीजिए, इतनी अच्छी पढ़ाई कीजिए कि वो 4th और 5th क्लास का जो आप बोल रहे हैं, उसे आप कवर कर सकें और जितना दुःख आपके पिताजी को उस जी, समय हुआ था, उतना ही अच्छा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और उनको खुशी महसूस हो कि मेरी बेटी ने 12th क्लास में इतने अच्छे नंबर लेके आई हैं। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और मेहनत करते रहो हमेशा, नहीं तो क्या है कि हम हमेशा कामयाबी के पीछे भागते हैं लेकिन अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं, है ना? राहों को हम कठिन समझने लगते हैं कि कभी-कभी हमारा मन भी भटक जाता है, उम्र ही ऐसी होती है, किशोरावस्था एक ऐसी उम्र है कि अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। तो हमें हमेशा अच्छाई के साथ, अच्छे विचारों के साथ अ, हमें अपना परिवेश बनाना है और बुराई से हमें थोड़ा दूर ही रहना है। तो बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुन कर के और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर उपस्थित हमारी दूसरी छात्रा कुमारी जयश्री वीरांगना देवी को 10th क्लास कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहपुरा जिला जबलपुर आपके विषय आपका जो विषय है वह है कि मनुष्य के चरित्र निर्माण में समाज एवं परिवार की क्या भूमिका है। तो आप अपने आवाज को यानी माइक को अनम्यूट करें और अपना सूक्ष्म परिचय देते हुए अपने विचारों को साझा करें। नमस्कार, मेरा नाम जयश्री वीरांगना देवी, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार मंच के संस्थापक डॉक्टर सौदान सहतरवार सर का और उनके सभी संयोजनों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारी मार्गदर्शक शिक्षिका श्रीमती नविता नागवंशी मैम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, मुझे आपका नाम नहीं पता पर मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का यह अवसर प्रदान किया और मैं आप लोगों के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उँगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है, ये गुरु ने ही तो बताया था, ये गुरु ने ही तो बताया था। समाज की दिशा और दशा पर मनुष्य के चरित्र निर्माण में समाज और परिवार की भूमिका पर मैं अपने विचार रखना चाहूँगी, जो इस प्रकार हैं। परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप समाज के रूप में भिन्न हो सकता है और होता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य हैं बच्चे का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना व समाज में उसका समाजीकरण करना। परिवार एवं घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है, जहाँ पति पत्नी और बच्चे और अन्य आश्रित व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, जिनका मुख्य आधार रक्त संबंध है। इनका मुख्य आधार रक्त संबंध है। मैम, मैंने तैयारी नहीं की अच्छे से, मैं नहीं बोल पा रही हूँ।
जयश्री, कोई नहीं बात आ नहीं, रही। आप आराम से बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, पर मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि स्कूल में टीचरों का भी प्रेशर था, तो मैं इसकी तैयारी ही नहीं कर पाई हूँ। कोई बात नहीं, जितना आपको मालूम है, जितना है, आप अपने विचार अपने समझ के हिसाब से आप बोल सकती हैं। देखकर बोलना चाहें तो देखकर भी बोल सकती हैं, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। यस मैम। भारत की प्रथम पाठशाला है परिवार, जहाँ बालक अपना प्रथम पाठ माँ के दुलार और पिता के प्यार से सीखता है। जहाँ वह अपने परिजनों की छाया तले बैठकर अपनी सुसुप्त क्षमता व प्रतिभा को उजागर करता है, वहीं उसके नैतिक गुणों का विकास होता है। बचपन से ही बालक की गतिविधियों और व्यक्तियों पर आदतों का आकलन कर मैम प्लीज मैम, मैं नहीं बोल पाऊंगी। आप एक चीज कीजिए, कोई बात नहीं। आपका दिल क्या कहता है अपने जो लेकिन आप क्या फील करते हैं? मैम मेरे को आपको आपके साथ में है क्या बुरा लगता है? आप अपने समाज के प्रति क्या सोचते हो? आप अपने प्रति क्या चाहते हो? मैम आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी? जयश्री, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। यस मैम। आप हाथ अभी हमारे आप हाथ साथ से इशारा कर दो। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाथ से इशारा कीजिए, हाँ या ना। नहीं आ रही? रविता मैम, शायद इनको आपकी आवाज आ रही है, आप इनको बता दीजिए। हाँ, अपने विचार उस जयश्री, हिसाब से रखें। जयश्री आवाज आ रही है मेरी आपको? इशारा करके बताओ। आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, आप घबराइए मत। आप पहली बार बोल रहे हैं और घबराएंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? तो एक बार आप अपना कैमरा जो है उसे ऑफ कीजिए। उसके बाद एक बार रिवीजन करें, ठंडा पानी पिएं और हल्की सी सांस लें धीरे धीरे, और उसके बाद दोबारा से आप बोलें, ठीक है? आप अभी यहाँ पे रुक जाओगे ना तो आगे फिर दोबारा बोल नहीं पाओगे, ठीक है? इसलिए आपको बोलना, भले आप देख देख के बोलो लेकिन बोलो, ठीक है जयश्री? तो एक बार आप रिवीजन कर लो, ठीक है? ठीक है। हमारे साथ मंच पर आदरणीय तरार सर जी जुड़ गए हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत दिनों के बाद यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम सभी साथ में लाइव प्रस्तुति दे रहे हैं एवं आपको रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आदरणीय सर से मैं चाहूंगी कि आप अपने वक्तव्य हम सभी के समक्ष रखें एवं दोनों बच्चों को प्रोत्साहित करें। आदरणीय सर। थैंक यू मैडम रविता नागवंशी जी, अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार मंच नेशनल मॉडरेटर मध्य प्रदेश। आदरणीय मैडम राजपूनिया जी आज के प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि हैं। अतिथि तो आप आज के अगर हम बात करें, आप दोनों तो बिल्कुल सुप्रीम अतिथि है, क्योंकि आप लोगों ने इन बच्चों को ये जो मंच दिया है, वर्षों की मेहनत किया है आप सबने। जैसे आज ये बच्चे रिवीजन कर रहे हैं या अपनी बात को रख रहे हैं, समाज को एक संदेश दे रहे हैं अपने माध्यम से। तो आदरणीय मैडम रविता नागवंशी जी, आदरणीय मैडम राजपूनिया जी, आप दोनों ने इस मंच को वर्षों से ऐसा सींचा है कि आज इन बच्चों को गर्व होता है कि हम किस मंच पे बैठे हैं, किस मंच पे हम अपनी बात रख रहे हैं।
आज अगर हम बात करें इस मंच की, तो जब अलग अलग प्रदेश से अलग अलग भाषा में अलग अलग अपने वेशभूषा में बच्चे आते हैं, और खासकर गए असम उड़ीसा जैसे बच्चे जो हिंदी बोलने में उनको तकलीफ होती है, जब वे हिंदी बोल के एक संदेश देते हैं हिंदुस्तान को, तो मंच का एक अलग ही एक मंच की तरफ से एक बहुत सुंदर संदेश आता है। तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। अभी हमें आदरणीय मैडम ज्योत्सना रानी पाड़ी जी सुन रहे हैं प्रोग्राम। आप उड़ीसा से हैं और वहाँ पे सरकारी शिक्षिका हैं आप। बहुत ही अच्छे, जब आप आती हैं तो बड़े अच्छे विचार लेके आते हैं, अच्छे विचारों के साथ आते हैं। तो वैसे ही इस मंच पे अलग अलग राज्यों से एक 4 साल की 5 साल की बच्ची से लेकर करीब 95 साल तक के बुजुर्ग आए हैं, खाप चौधरी आए हैं, सभी समाज सेवी आए हैं। सबका एक ही मकसद होता है, जैसे हमारे आज दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कि वह कैसे भी करके जो हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, हमारे जो आदर्श संस्कार जो बिखर रहे हैं समाज में, मात्र पैसे कमाने के पीछे। ऐसा तो हम भी कमा रहे हैं, विदेश में हम भी आए हैं, और लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं जुड़े हैं। सिर्फ से यहाँ तो शरीर रहता है, हमारी आत्मा तो पूरे हिंदुस्तान में रहती है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे अगर हर इंसान सोचे कि क्या फर्क पड़ता है, हम आसमान में उड़ान भरे ये जमीन पे भरे। अगर आसमान में उड़ान भरनी भी पड़गी तो हमारे पैर जमीन से न उपड़े। जो बुजुर्गों के जो बातें हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं, अब बच्चे भी वही लेके आते हैं। हम यहाँ पे कोई ऐसी विषय रखते ही नहीं है कि बच्चों को सोचना पड़े हम क्या कहें। विषय भी ऐसे होते हैं, बुजुर्गों का सम्मान जो हम देखते आए हैं, कई पीढ़ियों से सुनते आए हैं, अगर हमने देखा नहीं है। अभी ये बिटिया बोल रही थी, मैंने काश मेरे दिन वापस लौट आए, मैं अपने बाबा जी के की जो ज्ञान की कुंजी होती है, क्या काश मेरे को वो ज्ञान वापस मिल जाए। क्या काश मैं उनके पास बैठ के अपनी पुरानी तीसरी पीढ़ी की बातें सुनूं उनसे, कि जब आप हमारे दादाजी, जब आप हमारे जैसे थे, आप क्या करते थे, आपका जीवन कितना संघर्षमय था। लेकिन काश रह जाता है, इसलिए कहते हैं कि इतिहास बनाओ, ताकि आने वाली बिटिया, आने वाली तीसरी पीढ़ी आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। आप ऐसा इतिहास बनाओ। इतिहास पढ़ने वालों की लाइन में मत लगो, इतिहास बनाने वालों की लाइन में लगो। वो तभी बनेगा जब आप भीड़ से हट के अलग। हिंदुस्तान में एक से एक शिक्षक है पढ़िए, लेकिन जो मंच पे जो शिक्षिका है या शिक्षक है, उनमें कुछ दर्द होता है उनके अंदर, कि नहीं हम कहाँ से आए हैं और किधर जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। तब वे कोशिश करते हैं घुमा फिरा के, पिछले 10 साल से कुछ ही चंद भी तो विषय चल रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान, बेटियों का सम्मान, नैतिक शिक्षा, मॉरल वैल्यू, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। बाकी अगर जो आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ विकार आते हैं और जाते। सर शायद आउट हो गए हैं। जयश्री, आप तैयार हो? जयश्री, सुन पा रही हैं आप? यस मैम। तैयार हो आप दोबारा से बोलने के लिए? मैम नहीं। अच्छा ठीक है, आप देख कर बोल सकती हैं, कोई बात नहीं है। पर मैम अगली बार जब आएंगी तो अच्छे से तैयारी करके बोल दीजिएगा, है ना? यस मैम। ठीक है, अभी आप देख कर बोल सकती हैं। बोलोगी? यस मैम। ठीक है, मैम कैमरा ऑन करो। शुरू करेंगी जयश्री आप? मैम
हाँ हाँ, सुन पा रही हूँ। ठीक है, शुरू मैम करेंगी बोलना? यस मैम। ठीक है, मैम ओके, शुरू करो। हाँ मैम मैं शुरुआत से बोलूं? हाँ, शुरुआत से बोलो, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम जयश्री रागना देवी, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार मंच के संस्थापक डॉक्टर सौदान सहतरवार सर का और उनके सभी सहयोगजनों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी मार्गदर्शक शिक्षिका श्रीमती रविता नागवंशी मैम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं हमारे शिक्षकों के लिए 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि जो इस प्रकार हैं कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उँगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है, ये गुरु ने ही तो बताया था, ये गुरु ने ही तो बताया था। समाज की दिशा और दशा के रूप में मनुष्य के चरित्र निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो इस प्रकार हैं। परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप समाज के रूप में भिन्न हो सकता है और होता है, पर सब जगह परिवार के भिन्न मुख्य कार्य हैं। बच्चे का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना और समाज में उसका समाजीकरण करना। परिवार या घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है, जिसमें पति-पत्नी, बच्चे और अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसका मुख्य आधार रक्त संबंध है। भारत की प्रथम पाठशाला है परिवार, जहाँ बालक अपना प्रथम पाठ माँ के दुलारवा पिता के प्यार से सीखता है, जहाँ बालक अपने परिजनों की छाया तले अपनी सुसुप्त क्षमता व प्रतिभा को उजागर करता है। परिवार में रहकर जहाँ बालक कर्तव्य पालन का पाठ सीखता है, वहीं उसके नैतिक गुणों का विकास होता है। बचपन से बालक की गतिविधियों और वृत्तियों पर आदतों का आकलन कर उसे सही दिशा में अग्रसर करना माता-पिता का ही उत्तरदायित्व है। अतः उत्तम कोटि का नागरिक बनने के लिए सहयोग की प्रति सहिष्णुता, नैतिकता और अन्य मानवीय मूल्यों को जीवन का आधार बनाना होता है। इन सभी संस्कारों का आविर्भाव परिवार के सदस्यों के दिशा निर्देश के अनुसार होता है, जहाँ बालक देखकर व सुनकर सीखता है। भारतीय परिवार प्रणाली में ही पुरातन काल से बालक अपने दादा दादी की छाया तले बैठकर नीति कथाओं का श्रवण कर ज्ञान अर्जित करता आया है। परिवार के सभी सदस्यों को अपनी समस्या बेहतर ढंग से सुलझानी होगी। बच्चों के सामने लड़ने झगड़ने से उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चे जब माता-पिता की अपेक्षाओं को समझ जाएँ, तो माता-पिता को चाहिए कि जब भी बच्चे उनकी आशा के अनुरूप अच्छा व्यवहार करें, तो उन्हें उनका खुले दिल से प्रोत्साहन करना चाहिए। बालक की जिद्दी प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता, अस्पष्टता और असभ्यता की ओर अग्रसर होने की स्थिति में माता-पिता का नियंत्रण ही औसत स्वरूप बन जाता है। परिवार के सदस्य द्वारा बालक पर अनावश्यक दबाव डालना, धिक्कारना, पीटना और भयभीत करना उसके साहस व उत्साह को कुंठित करता है। परिवार के सदस्यों द्वारा बालक की नेतृत्व क्षमता का विकास हो, इसके लिए परिवार को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएँ। जिस परिवार के सदस्यों का आचरण कुंठित, व्यवहार झगड़ालू व दृश्य बेईमानी व क्रूरता का होता है, उस परिवार के बच्चे बिगड़ैल होते हैं और भविष्य में उनकी गणना असामाजिक तत्वों में होने लगती है। आज के आधुनिक युग और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मनुष्य के चरित्र निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और यह समाज व परिवार के सहयोग से ही संभव है।
परिवार एक बच्चे का सबसे पहला व महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परिवार में बच्चे को संस्कार, मूल्य और आदर्श सिखाए जाते हैं। माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका एक बच्चे के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। समाज भी एक बच्चे के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में बच्चे को विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, उनसे बातचीत करने व सीखने का अवसर मिलता है। समाज के नियम व कानून भी बच्चे के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ ही पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वह पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वह परिवार व समाज से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है पर संस्कार चले जाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे जयश्री, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आपने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। शुरू में आप काफ़ी भावुक भी हो गई थीं और पहली बार बोलने के कारण थोड़ा-सा अपने आप को तैयार नहीं कर पाई थीं। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है जब हम नए स्थान पर अपने विचारों को रखते हैं तो कई बार हम अंदर से अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, पर आपने काफ़ी प्रयास किया और बहुत अच्छा बोला। अगली बार आप जब आएँगी तब और भी अच्छे तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर पाएँगी। यदि आप सोच लेती कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँगी, तो शायद आप दोबारा नहीं बोल पाती। लेकिन जब तक हम अपने अंतर्मन को नहीं समझा लेते, अपने अंतरात्मा के साथ यह तय नहीं कर लेते कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने आप को तैयार करना है ना? तो शुरुआत किससे होगी? कोई भी कार्य हो, चाहे समाज को सुधार करना हो या पढ़ाई करना हो या अन्य कोई भी कार्य करना हो, तो सर्वप्रथम हमें अपने आप में दृढ़ निश्चय लाना पड़ेगा, अपने आप में वो विचारों को समाहित करना पड़ेगा, तब जाके हम अ, दूसरों को अपनी सलाह दे पाएँगे, मार्गदर्शन कर पाएँगे और उन्हें भी सुधार पाएँगे। तो मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत-बहुत बधाई हो और यूँ ही तैयारी करते रहें। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय सर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आपको प्रोत्साहित करें। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैंने जो देखा है, बच्चे जब हम खुद को उस जगह रखते हैं और हम जब आते थे हमसे बोला तक नहीं जाता था। और मैंने इस बिटिया जयश्री ने 2 बातें बहुत सुंदर कही है, क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ होता है, बच्चे चाहते हैं बोलना, लेकिन उसमें से निकाला क्या हमने? जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि मानुष ऐसे चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गई करे थोता दे उड़ाए। काफी कुछ मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट रखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े कागे लोगों पाए, बलिहारे गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। आपने इसमें अपने आज भी गुरु को आपने इतना अच्छा सम्मान दिया, जहाँ सम्मान है ही नहीं गुरु को जो मिलना चाहिए। दूसरा, आपने बहुत सुंदर बात कही है, बिल्कुल जो एक आज के आज के बच्चे उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं बेटा, कि समाज एक अच्छे इंसान का निर्माण समाज करता है। एक वो इंसान जो कहते हैं समय क्या, समाज क्या होता है? आप कह रहे हैं कि समाज वो चीज है जो अच्छे इंसान के एक अच्छे चरित्र का निर्माण करता है, और एक इंसान कहते हैं आई डोंट केयर, मेरे को परवाह नहीं है क्या होता है समाज। तो अगर जयश्री जैसे बच्चे आज भी यहाँ पे हैं, तो हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार मंच की जो मुहिम है वो कारगर है। बेटा आपने ये बहुत सुंदर बात कही है कि नहीं, समाज वो चीज है, कई बार हमको कहते हैं नहीं कि समाज क्या होता है, हम उनको यही कहते हैं कि समाज वो होता है जो हमारे अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। जैसे गुरु होता है, गुरु हमारे ज्ञान का निर्माण करता है, तो समाज हमारे अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करता है,
और जिससे हमारा परिवार अच्छा बिल्ड होता है। अगर हर इंसान के अंदर अच्छे चरित्र का, नैतिक वैल्यू का निर्माण हो जाए कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, अगर बड़े आ जाए तो उनके झुक के पैर छूना है, उनको कैसे हमें अतिथि देवो भव का सम्मान देना है, और अगर कोई आदमी हारा थका आया है तो हम उसको पहले आओ जी बैठो पानी पियो, तो ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब समाज से मिलता है, बड़े बुजुर्गों से मिलता है। फिर हम उसको अपने परिवार में अगर सब हर इंसान जैसे बिटिया हमारे साथ बैठे ऐसे हो जाए तो परिवार के अंदर कितने बड़े एक अच्छे चरित्र का निर्माण हुआ है। एक इंसान ने पूरे समाज को शुद्ध कर दिया, समाज शुद्ध हुआ, परिवार शुद्ध हुआ, फिर घर का हर घर प्राणी ऑटोमेटिकली संस्कारी हो जाएगा। तो आप आज के दोनों बच्चे आए बेटा, आप दोनों ने बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि गुरु आपके गुरु आपके शिक्षिका आपके सामने है, तो गुरु का तो आप समझ सकते हो, लेकिन हमें तो बहुत मजा आया आप दोनों की बातें सुनने में। आपने जो संदेश दिया अति उत्तम, सैल्यूट। आदरणीय बहरमपुर से आदरणीय मैडम ज्योत्सना रानी जी, बार बार आप दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दे रही हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सिंह जी भी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं तो सैल्यूट करता हूं बच्चों आपको। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका दोनों बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। अब मैं आदरणीय राज मैम से आग्रह करूंगी कि वे भी दोनों बच्चों को और जयश्री को विशेषकर अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय मैम। सबसे पहले नमस्कार सर आपको, और आपको भी राखी और हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। जब भी आप मंच पे आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हम बड़े भाग्यशाली हैं आपके दर्शन हुए। अभी जैसे बच्चे जयश्री ने काफी कोशिश किया, और एक छोटी सी कहावत भी होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि इन्होंने कई बार बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, और इसका अहम रोल रविता मैम ने, जैसे हमारे गुरु होते हैं कि नहीं बेटा तुझे थकना नहीं है, तुझे हारना नहीं है, तो जो गुरु की जो कार्य था वो रविता मैम ने बड़े बखूबी निभाया इस चीज को। और शुरुआत कहीं न कहीं हमें खुद से करनी होती है। अगर आप ये नहीं सोचते कि मैडम ने बोला मैं कर सकती हूँ, तो आपने अपने अंदर सोचा होगा तभी आप कर पाए हैं। चाहे वो अच्छा कार्य हो, चाहे वो बुरा कार्य हो, चाहे वो समाज के हित के लिए हो, चाहे अपने हित के लिए हो, लेकिन शुरुआत खुद से करनी होती है। ये सबसे बड़ा बात सोचने की है। अगर हम सोचे कि नहीं हम समाज को सुधारने चले, अगर हम नहीं सुधरे तो समाज को हम नहीं सुधार सकते। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं देखें, हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, तो हम और कुछ भी कार्य हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, उसको हमारे अंदर, अपने अंदर उसको सुचारू रूप से उतारना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बहुत ही, आपने जो आप पहले हिचक रहे थे, जब आपने दोबारा से बोला, कोई नहीं कह सकता जिसने आपको दोबारा से सुना होगा, जैसे अभी सर ने सुना, तो कोई कह नहीं सकता कि आप पहले झिझक रहे थे बोलने में। दोबारा आपने बहुत अच्छे से बोला, कोई नहीं कह सकता था आप पहले आप झिझक रहे थे। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए बेटा, कोशिश करोगे तभी बहुत कुछ जिंदगी में, अभी बहुत कुछ लंबा चौड़ा है, बहुत कुछ करना है, समाज के लिए भी करना है और खुद के लिए भी करना है और अपने परिवार के लिए भी करना है। और हमारा तो यही आशीर्वाद है, आप हमेशा ऐसे ही फूल फल के बड़े हों और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराते मुस्कुराते इस जिंदगी की नैया को बहुत अच्छे से पार करें, और समाज हित के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करें। जैसे हमारे पहली वक्ता ने जो बोला था, गुड़िया ने, काश वो लौट आए बचपन के वो दिन। अगर आप मेरी बात आपको सुनाई दे रही है, तो मैं, जैसे रविता मैडम ने गुड़िया से पूछा था, तो मैं प्रतीक्षा से ऐसे ही आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको भी थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, क्या आप बचपन में जाइए, तो आप वहां पे क्या करना चाहेंगे? अगर आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए।
जयश्री, मेरी आवाज आ रही बेटा? जी मैम एक बताइए। बार फिर आवाज सही से अगर नहीं आ रही है, एक बार आप फिर से बोल दीजिए। अगर आपको एक मौका दिया जाए, थोड़ा सा समय दिया जाए, तो आप बचपन में चले वापस जाइए, तो वहाँ पे आप वापस जाके क्या करना चाहेंगे? बचपन में वापस आने बताइए। अभी समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए पहले। आवाज सही नहीं आ रही है। रविता मैम, आप बता दीजिए, हो सकता है मेरी आवाज कट के आ रही होगी। रविता मैम, हम मैम आप बोलिए। अगर आपको बचपन के दिन दिए जाए तो आप उनमें क्या कार्य करना चाहेंगे? किस मैम चीज का आप अभी भी मिस नहीं कर आ रहे रही हैं? है। जयश्री बेटा, रविता मैम, आप बताइए। मैम कह रही हैं कि काश आप अपने बचपन में वापस लौट जाएं तो आप क्या करेंगे। काश आप 5 साल के हो जाएं या 4 साल के या 6 साल के हो जाएं तो आप क्या करेंगे। ऐसी उस बचपन का आप कैसे सदुपयोग करेंगे, क्या चाहेंगे उस समय में आप। उस समय में मैं अपने दादाजी से मिलना चाहूंगी कि जो अब वो भी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा है। जब मैं सभी के दादाजी को देखती हूँ वो मतलब अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ भी मेरे दादाजी हों। लेकिन दादी जी हैं या नहीं है। नहीं, वो हमारे बीच नहीं रहे। ओ, ओके। आप उनके बारे में अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। मैम क्या बोला आपने? मैम आप आवाज आ अपने रही क्या मेरी? आप अपने दादा और दादी जी के बारे में अपने मम्मी पापा से बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। मैम आपकी सुनिए मैम, आवाज आप वापस रिज्यूम के लिए। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है मैम। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक। यस मैम। हाँ ठीक है, ये मैम ये बोल रही हैं आपसे कि यदि आप दादाजी अपने दादा दादी के बारे में आप अपने माता पिता से जान सकती हैं। आपने अपने दादाजी को शायद नहीं देखा है, पर उनके बारे में अपने मम्मी पापा से उनके विषय में जान सकती हैं, उनसे चर्चा कर सकती हैं, है ना। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा कि क्या मनुष्य भी अपने चरित्र का निर्माण करने में उतना ही जिम्मेदार होता है जितना परिवार और समाज जिम्मेदार होता है। तो किसकी जिम्मेदारी अधिक बनती है, मनुष्य के स्वयं की या समाज की, बताइए। आवाज आ रही है जयश्री? यस मैम, माइक म्यूट है अभी, वो ओपन नहीं हो रहा। हाँ हाँ ठीक है, हो गया है, अभी जवाब दीजिए। कि अपने चरित्र निर्माण में उतना
जयश्री, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ मैम, माइक ठीक है, म्यूट अभी हो गया आपकी था। आवाज ठीक है, अभी बोलिए। मनुष्य के चरित्र निर्माण में मनुष्य मतलब जो है वो खुद भी इतना ही भागीदार है जितना कि समाज और परिवार है, क्योंकि यदि हमें कोई बड़े बुजुर्ग कुछ सिखाते हैं, यदि हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम उनकी बातों को समझेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब हमसे कोई बोलेगा, कोई भी हमें सलाह देगा, जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसीलिए ठीक हमें है, बड़े बुजुर्गों की बात चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि मनुष्य उतना ही जिम्मेदार है जितना कि सामाजिक परिवेश और परिवार, है ना? म्यूट कर दीजिए हाँ। माइक। ठीक है, आप दोनों ने अपने विचार यहाँ पर साझा किए, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और यूं ही भाग लेते रहें। और अभी तो ये नया शुरुआत है आप दोनों की, है ना? पहली पहली बार आए हैं, पहली बार बोले हैं यहाँ पर। धीरे धीरे निखार आएगा आपके बोलने में, लिखने में भी और आपके विचारों में भी। तो इसी तरह भागीदारी करते रहें, मंच पर आते रहें, बोलते रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः मंच के संस्थापक आदरणीय तरार सर जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप और अपने विचार यहाँ पर रखना चाहें, समाज के हित में, समाज की दशा और दिशा का रुख नई दिशा की ओर मोड़ना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है सर, आदरणीय सर। थैंक यू मैम। एक्चुअली जो बच्चे आज हमारे आए हैं, जयश्री और जो दूसरे हैं, दूसरी बिटिया क्या नाम है? जयनारायण जी नमस्कार। आप जालोर राजस्थान से हैं। गुड। आप कह रहे हैं कि दोनों बच्चों ने गुड प्रोग्राम, नारायण तरड़ जी हैं ये, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा यही कहेंगे हम, मैं जयश्री की, सबसे पहले तो आप आज दोनों आए हैं, पहली बार आए हैं और इतना सुंदर बोल रहे हैं ना, इतना सुंदर आप बोल रहे हो। ये कैसा, मेरे को नहीं लग रहा कि आप, यही है कि थोड़ा लगता है कि फर्स्ट टाइम अगर हम किसी नई जगह जाते हैं तो आपसे ज्यादा तो हमें हिचकिचा रहा है, क्योंकि हमारे पास वर्ड ही नहीं है। आप लोग इतना बोल चुके, इतना सुंदर सब कह चुके हैं, लेकिन मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज की दिशा और दशा पे क्या करें। दिशा अच्छी भी जा रही है और खराब भी जा रही है। मीडिया ने, खासकर मीडिया, जो पूरा जो मीडिया सिस्टम है, चंद लायक और अपने उससे जो उनको आमदनी होती है, उन्होंने पूरी व्यवस्था खराब किया है। दूसरी बात यह है, हम जिस लेवल से एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एजुकेशन को सिर्फ हम लोग एक जीविका का साधन मानते हैं, लेकिन एजुकेशन, शिक्षा अगर हम संस्कार के साथ लेके चले तो आदमी तब भी भूखा नहीं मरेगा। तीसरी बात यह है, हम संयुक्त परिवार सिर्फ किस लिए तोड़ रहे हैं? खुद की प्राइवेसी के लिए। तो काश अगर हमारा वही पुराना एक कमाए सब खाए, दो कमाए तो और भी ज्यादा आनंद आए। पहले तो एक कमाता था, 12-12 बच्चे, 12-12 लोग खाते थे। आज तो सब कमाते हैं, तब भी महीने के एंड में सबके क्रेडिट कार्ड खाली हो जाते हैं और डेबिट कार्ड पे आ जाते हैं। तो ये जो जिस दिशा में जो दिशा हो रही है ना, ये दिशा सही नहीं है। अगर आप, हमारे पिताजी कहते थे कि भाई अगर आपको, हम क्योंकि हम बड़े हैं, हमेशा हमारी ठुकाई होती थी, कैसे परिवार चलाएगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा परिवार, मेरी व्यवस्था, मेरी विरासत सब खत्म कर देगा। तो किसी और को नहीं बोलते थे। हम चाचा ताऊ को सारे 8-10 भाई थे, लेकिन मेरे ऊपर ही हथौड़ा बजता था, मेरे ऊपर ही हमेशा, नहीं तू तो सब खराब करेगा, ये करेगा तो ये मेरी विरासत को खराब करेगा। लेकिन संयुक्त परिवार का सही अर्थ अगर जानना है, संयुक्त परिवार का सही अर्थ है बड़े को त्याग की भावना बड़े के अंदर आएगी तो संयुक्त परिवार चलेगा। जैसे अगर आपको संयुक्त परिवार का
जो सबसे बड़ा होता है, जो जिसके ऊपर सबकी नजरें होती हैं, एक छोटे बच्चे से लगा के उसके बाद वालों की सबकी नजरें उसके ऊपर होती है, लेकिन खुद के लिए। लेकिन कभी कोई ये सोचता है कि ये आदमी कैसी इतनी बड़ी व्यवस्था चला रहा है? आत्मसमर्पण, खुद की इच्छाओं को मारना, त्याग, समर्पण भावना, लालच से दूर रहना और सबको एक नजरों से देखना। जिसके अंदर ये समर्पण समर्पित भाव है, वो संयुक्त परिवार वो कभी तोड़े। लालच छोड़ दो, क्या करना है आपको? भगवान ने आपको अच्छे परिवार ने आपको अच्छा शिक्षा दिया, समाज ने आपको अच्छा आगे बढ़ाया, बूस्ट किया। दादी ने पोती तक को बोला कि नहीं बेटी, जयश्री बेटी, तुम तो अगली 3 पीढ़ी की बुनियाद हो। हम तुम्हें ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि तुम कभी भी नहीं, कैसे भी क्या नाम है, कैसे भी गंदगी में आप खड़े हो जाएंगे तो भी कमल की कीचड़ की तरह आपके अंदर आप महकोगे। तो वे संस्कार आते हैं काम। ऐसे जब इंसान के अंदर ऐसे संस्कार होते हैं तभी वो किसी भी जगह चले जाए। माँ बाप कभी घबराते नहीं कि मेरी बेटी फला शहर में जा रही है या गांव से बड़े उसमें जा रही है या विदेश में जा रही। उनको पता है मैंने अपने बच्चों को औलाद की तरह आदर्श कूट और संस्कार कूट कूट के भरे हैं। इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटी रहत भोजन। अगर आप चंदन के पेड़ की तरह हैं तो आपके ऊपर भले कितने जहरीले सर्प लटके रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कि आज जो बच्चे हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट चल रहे हैं, पूरा सिस्टम का कॉर्नर काट रहे हैं। दे आर कट द कॉर्नर, शॉर्टकट इसको बोलते हैं। अब परिणाम आप सब जानते हैं कि हमारा इंसान का आज के बच्चों का एक ही मकसद रह गया है कि परिवार को छोड़ो, माँ बाप तो है ही कुछ नहीं, संयुक्त परिवार की परिभाषा तो उनको पता नहीं, समर्पण भाव उनके अंदर है नहीं, त्याग की परिभाषा में जानते नहीं है। तो संयुक्त परिवार को चलाना तो बहुत बड़े, जिसके अंदर एक समुद्र की तरह जो गहरा होगी, जिसमें पूरे संसार की नदी आती हो, वो संयुक्त परिवार को चला सकता है। ऐसे ही बेटी के ऊपर आती है। जब बेटी, अगर एक अच्छी बेटी है तो अपने माँ और बाप और पड़ोसी सबको करोगे कि नहीं वो बेटी बहुत अच्छी है। फिर वो एक माँ बनेगी, उसके ऊपर फिर वो एक पत्नी बनेगी, पति को गर्व होएगा, सास ससुर को, पूरे खानदान को गर्व होएगा कि मेरी परिवार में एक ऐसी बेटी आई है, मेरे परिवार में एक ऐसी पत्नी आई है। वो एक अच्छी पत्नी बनी, फिर माँ बनेगी, उसके बाद में दादी बनकर, जब उसके अंदर वो चार युग को जी लेगी, फिर वो एक दादी बनकर संस्कार की कुंजी का भंडार बनेगी। जैसे अभी ये बिटिया बोल रही थी कि नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा काश मेरे को मिल जाए और मैं उनसे पूछूं। उनके पास इतना तजुर्बा हो जाता है, इतना तजुर्बा हो जाता है कि अगर आप मात्र 30 मिनट भी उनके साथ बैठे, उनसे बातें करें, उनको खोजें, उनको उस बैग उसमें लेके जाएं, तो एक तो उनके अंदर एनर्जी बनेगी, उनके अंदर वो पावर आएगी। और जब उनके अंदर, जब आप उनको वो उस बैग उसमें लेके जा रहे हो 50 साल पीछे या 70 साल पीछे, जो उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। बोलने से नहीं होएगा। वो जो भाव जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक आप इतने झुकोगे नहीं कि उनमें 80 से 60 साल से, अगर 70 साल के जो बाद का जो इंसान होता है, अगर आप उनको बैक फुट में लेके जाओ, पीछे उनके लेके इतिहास में लेके जाओ और आप उनकी अच्छी अच्छी बातें उनके सामने करो तो वे रोने तक आ जाते हैं। तो दिशा और दशा दोनों में जमीन और आसमान तक का फर्क आ चुका है। लेकिन संस्कार, आदर्श, शिक्षा भगवान श्री राम के समय में भी थे, राक्षस उस समय भी थे, महाभारत काल में भी राक्षस थे, अच्छाई थी, बुराई थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन अच्छाई को कभी कोई मार ही नहीं सकता और बुराई के ज्यादा लंबे पैर होते नहीं हैं। मंच का मकसद ही यही है, मंच का उद्देश्य यही है कि हम जो अच्छे इंसान हैं उनको ऐसा निखार के, उनको ऐसा बनाए
कि वो संसार की कैसी भी परिस्थिति के सामने वो टक्कर ले सकते हैं। और शिक्षा का अर्थ यही है, शिक्षा आदरणीय जो संविधान के जो लेखक थे, जिन्होंने संविधान रचयिता थे, आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो हमेशा पीछे ही बैठा रहेगा, वो बचेगा कि क्या जवाब दे, और जो पिएगा वो चाहे विदेश हो चाहे विदेश हो, वो वहां भी दहाड़ेगा। तो शिक्षा शेरनी के दूध की तरह पियो और संस्कार और आदर्श हमारे बुजुर्गों के पास बैठ के उससे छीन लो, लूट लो उनको प्रेम से, लेकिन उसके लिए झुकना पड़ेगा, खुद को खुद के अंदर समर्पण भावना और कुछ लेने की, सम्मान से लेने की भावना अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अभी मैडम, आदरणीय मैडम जी ने पूछा था, मैडम क्या नाम है, राजपुनिया जी ने, कि शायद मैडम रविता नागवंशी जी ने पूछा था कि इंसान को अच्छा और बुरा बनाने वाला कौन होता है। एक समय पे आके इंसान खुद भी उसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि माँ बाप उसको जब कक्षा 5 साल तक उसको इतना अच्छा ज्ञान दे देते हैं, उसके अंदर ताकत भर देते हैं, लड़ाई से, खराब विचारों से लड़ने की ताकत भर देते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि बच्चे के ऊपर गंदगी का असर पड़ेगा। हाँ, अगर बच्चे के अंदर लालच एक बार भर गया, बच्चों को पूर्ण प्यार नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, उसको सुविधा नहीं मिली, तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली जब हम उसको जब माँ बाप उसके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, अगर हमने उस समय उसको कुछ जगह कमजोर कर दिया, तो वो कमजोरी का फायदा समाज उठाएगा और उसको गलत रास्ते पे लगाएगा। ये तो लालची है, शराब पिलाओ, ये तो बहुत लालची है, इसको पैसे देकर खरीद लो, ये तो लालची है, 500 रुपए, तो पूरा दिन हमारे पीछे जय हो करते चलेगा। कोई मेरे जैसे इंसान को कोई खरीद कर दिखाओ ना। तो लालच को अपने अंदर से निकाल के फेंक दो। क्या होता है लालच? कुछ नहीं होता है। अगर हमारे अंदर समर्पण भाव है, त्याग की भाव है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा ये शरीर भी नहीं है, तो लालच किस लिए करना है? रोटी तो वो बेचारा जिसको रात को तन पे कपड़ा नहीं, आसमान का पानी और बारिश सब कुछ उस फकीर के, वो जो गरीब के ऊपर खाना तो उसको भी मिलता है। भगवान ने तो हमें इतने अच्छे परिवार में, इतने अच्छे संस्कार में पैदा किया है, तो हमें तो बहुत आगे बढ़ना चाहिए। तो दिशा और दिशा दोनों में बहुत फर्क है। ये एक ऐसा विषय आज आ गया जिस पे वर्षों महीनों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, समाज को संदेश दे रहे हैं। तो जब इंसान इसके अंदर घुस जाता है, मेरे जैसे इंसान को बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि क्या करे, काश वो वापस आ जाए वो जमाना जब एक इंसान कमाता था, सब खाते थे। काश वो वापस आ जाए जमाना जब घर की माँ, बड़ी बूढ़ी अम्मा बोलती थी कि बेटा, बेटी खा, बेटी जिया खिया, आज थोड़ा 2 आदमी का खाना ज्यादा बना लेना। मंडेरे पे काक बोल के गया है। वो जो 6 सेंस, जो टेलीपैथी होती थी, काश वो वापस आ जाए। ये क्या है फोन? ये कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमें प्रोग्राम वापस अपलोड भी करना है, इसको कंट्रोल में रखना है। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे विचार सुने, हालांकि इस लायक नहीं है कि हम सुना सके, बस कोशिश मात्र करते। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया दोनों बच्चों का, और निश्चय ही बहुत कुछ आज ये दोनों बच्चे सीख कर जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय अधिक हो गया है। अंत में मैं आदरणीय राज मैम को पुनः एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने विचार यहाँ पर अंतिम बार रखें, उसके बाद फिर कार्यक्रम का समापन करते हैं। आदरणीय मैम। थैंक यू मैम। आज मैं एक ही बात कहूंगी, दोनों बच्चों ने बहुत ही अपने बहुत अच्छे विचार रखे और कोशिश की। और एक बार फिर से मैं वही चीज कहूंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर ने अभी कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सर आप बहुत कुछ है। आपने शुरुआत की, हम तो इसको बहुत बड़ी बात मानते हैं। हर इंसान शुरुआत भी नहीं कर पाता, और आज आपकी उस एक छोटी सी शुरुआत का ही नतीजा है आज इस मंच पे हम लोग सब
बेझिझक बोल पा रहे हैं। आज जैसे ये बच्चियां झिझक रही है, एक दिन हम भी ऐसे ही झिझक रहे थे, और आज देखिए गेस्ट के रूप में आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया अपने ही मंच पे। आज हम खुद गेस्ट हैं, तो एक बड़ी अजीब सी कहूँ कैसे भी बड़ी खुशी हो रही है। 1 सप्ताह से जैसे ही पोस्ट डली थी कि आज हम अपने ही मंच पे गेस्ट बन के आ रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी खुशी मिलती है कहीं न कहीं। और आज हमारे साथ युवा पीढ़ी जो है मंच पे बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज ये बच्चियां जो आज झिझक रही हैं, आप देखना 1-2 महीने बाद आप खुद इतनी ट्रेंड हो जाएंगी, इतनी तैयार हो जाएंगी कि मंच का संचालन आप करेंगी और हम लोग बैठ के सुनेंगे। थैंक यू सर, इतना अच्छा मंच हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज से जोड़ने के लिए, समाज हित के लिए कार्य करने के लिए, सोच को हमारी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम सब पूरा मंच आपको तहे दिल से धन्यवाद देता है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आदरणीय सर की ही देन है कि आज हम लोग मंच पर अपने विचारों को रख पाते हैं, और कभी मॉडरेटर, कभी मंच संचालक, कभी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और यही आशा रहेगी कि यह मंच निरंतर हमेशा वर्षों वर्षों तक चलता रहे, और हम समाज को नई दिशा की ओर लेते जाएं, और सभी के लिए एक संदेश कि सोचकर किया भी क्या जाए, सोचकर किया भी क्या जाए जब सोचने से कुछ ना होगा, सोचकर किया भी क्या जाए जब सोचने से कुछ ना होगा, कामयाबी तो शोर तब मचाएगी जब मेहनत का असर होगा। सोचने से कुछ भी नहीं होता, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई असर नहीं होगा, है ना। और मेहनत के सफर का अंत सिफर नहीं होता, है ना। मेहनत के सफर का अंत सिफर नहीं होता, सिफर का मतलब शून्य होता है। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका अंत कभी भी शून्य नहीं आएगा, बल्कि अनंत होगा, है ना। मेहनत के सफर का अंत सिफर नहीं होता, बल्कि अनंत होता है। बस जब भी आपको कामयाबी मिले तो उस कामयाबी पर कभी गुरूर ना करना, हमेशा सादगी से उस कामयाबी को जिए जाना। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ और शुभकामनाओं के साथ पुनः समस्त देशवासियों को, भारतवासियों को और आप सभी को पुनः एक बार फिर से रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और बस आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, प्रणाम, जय भारत। राम राम।